बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, प्राइम टाइम का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। आज सियासत में रेड एंड ब्लैक वाला रंग दिखाई दिया। एक तरफ विपक्ष मोदी सरकार को घेरने के लिए काले कपड़े वाले अवतार में नजर आया, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर लाल डायरी वाला जोरदार प्रहार किया और कहा कि लाल डायरी में छिपे काले कारनामों ने कांग्रेस की बोलती को बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, INDIA वाले नाम पर खुलकर प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूपीए का नाम इसलिए बदला गया ताकि पुराने कुकर्म भुला दिए जाएं। आजादी की लड़ाई के दौरान क्विट इंडिया मूवमेंट की याद दिलाते हुए पीएम मोदी ने परिवारवाद क्विट इंडिया और भ्रष्टाचार क्विट इंडिया का नारा बुलंद किया। यानी कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के लिए जंगे ऐलान भी कर दिया है और सियासत की टोन भी सेट कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल है, भ्रष्टाचार को इंडिया वाले गठबंधन से जोड़कर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की दुखती रग पर जो वार किया है, क्या विपक्ष उसका तोड़ निकाल पाएगा? क्योंकि लालू यादव भी इस गठबंधन के साथ हैं। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, लाल डायरी काली सियासत। आज का आर पार इसी पर। आप खुद उस डायरी का पालन पोषण कर रहे थे। सरकार के संकट के टाइम में सरकार में किस किस को लेन देन हुआ था, वो सारी चीजें। भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया। लाल डायरी पर मोदी प्रहार। कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। महिला सुरक्षा पर पीएम का वार। किसी दलित बहन के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप होता है, आरोपी उसका वीडियो बनाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। नाम पर सियासी आर पार। महात्मा गांधी ने नारा दिया था क्विट इंडिया, वैसे ही आज का मंत्र है परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए गारंटी का ऐलान भी कर चुके हैं। तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों, और ये मोदी की गारंटी है। इस बीच आज विपक्षी नेताओं ने सरकार पर काले कपड़ों का प्रहार किया और इस पर पलटवार भी हुआ। ये काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। जिनके मन में काला है, जिनके तन में भी आज काला है, काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लगते हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, लाल डायरी काली सियासत। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, सियासत के सुपर संग्राम का विश्लेषण। एक तरफ विपक्ष के काले कपड़ों वाला वार है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी का लाल डायरी वाला पलटवार है। एक तरफ मोदी हटाओ मिशन का ऐलान है, तो दूसरी तरफ भारत भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया का नारा बुलंद किया गया है। एक तरफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव है, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी तीसरी टर्म की बात कर रहे हैं और भारत को 3 बड़ी इकोनॉमियों में शामिल करने की बात कर रहे हैं और उस पर सोने पे सुहागा ये गारंटी भी दे रहे हैं। मणिपुर के मुद्दे पर बवाल है, तो राजस्थान में महिला सुरक्षा पर भी कई सारे सवाल हैं। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? इंडिया वाले नेहले पर क्या पीएम मोदी ने दहला मार दिया है? आज ये यक्ष प्रश्न है, ये बड़ा प्रश्न है। और मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुभाष
जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक राधिका खेड़ा मेरे साथ है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की सत्य प्रकाश मिश्रा है, नीतीश विचार मंच के और राघव चड्ढा मेरे साथ जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन मैं सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर अजय आलोक आपसे करता हूं। एक तरफ काले कपड़े थे, एक तरफ काला कौवा था, अब आप लाल रंग और लाल डायरी भी ले आए। देखिए अमीर जी, संसद में काले कपड़े पहन के और अपना काले चरित्र का प्रदर्शन करके अगर किसी को लगता है कि वो बहुत गोरा हो जाएगा तो ये उसकी गलतफहमी है। जैसी सीरत वैसी सूरत, वैसी मूरत, वैसा चाल वैसा चरित्र। तो चाल और चरित्र तो इस INDIA का हम लोग देख ही रहे हैं। कितने कितने महान महान विभूति वाले लोग हैं इसमें। जो जेल गए हुए हैं वो सुपर सम्मानित हैं, जिन पे बेल पे हैं वो सुपर सम्मानित हैं, जिन पे केस चल रहा है वो माननीय हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तुष्टीकरण की इंतहा आपने कल देखी ली, परसों क्या वीडियो में देख ही लिया होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी जो है केरला की, जब उन्होंने रैली निकाला, रैली में नारे लग रहे थे कि हिंदुओं को जला देंगे मंदिरों के आगे, हिंदुओं को फांसी देंगे मंदिरों के आगे। और राहुल गांधी ऐसे ऐसे लोगों को कहते हैं कि दे आर ट्रूली सेकुलर। इट मस्ट बी दैट समबडी हैज नॉट रेड अबाउट देम प्रॉपरली, बट दे आर मुस्लिम लीग इज ट्रूली सेकुलर। क्योंकि अमेठी से खदेड़े जाने के बाद अब वायनाडी सहारा बसता है। उसने मुस्लिम लीग नहीं मिलेगी तो बेचारे फिर अगली बार पता नहीं, अगर परमिशन मिल गया चुनाव लड़ने का तो वायनाडी सहारा है, तो उसको भी लेके चलना है। लेकिन इस पूरे खेल में एक चीज तय हो गया, जब इन लोगों ने अपना नारा दिया INDIA और उसको कहा इंडिया, तो देश की जहां जनता ने कहा क्विट इंडिया। जब इन्होंने कल नो कॉन्फिडेंस मोशन यहां पे लाए तो ये इनके ताबूत में अंतिम कील थी, क्योंकि देश इन पे नो कॉन्फिडेंस कर चुका है। तो क्विट INDIA विथ नो कॉन्फिडेंस, सारांश यही है और वही प्रधानमंत्री जी ने आज कहा। मैं सीधा राधिका खेड़ा का रुख करता हूं। राधिका खेड़ा, पहली बात तो विपक्ष को बड़ा झटका लगा। YSR कांग्रेस, चाहे वो दिल्ली से जुड़ा अध्यादेश हो, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो, वो मोदी सरकार के साथ खड़ी हुई है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, पीयूष गोयल ने बोला कि इनका कल भी काला था, आज भी काला है और आने वाला कल भी काला ही रहेगा, इसलिए काले कपड़े डाल के खड़े हैं। सबसे पहली बात तो अमीश जी, YSR कांग्रेस इनके साथ है, ये तो पहले से ही पता है। इसमें कुछ नया क्या है, इसमें झटके की क्या बात है? एनडीए की बात नहीं है, वो शुरू से ही मोदी सरकार का साथ देते आए हैं। वो शुरू से उनकी मदद करते आए हैं। अब आते हैं बात यहाँ पे, जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, बहुत खूब। मैं मानती हूं कि अगर इस देश को आजाद, जब से ये देश हुआ है, आजाद इंडिया के सबसे डरपोक अगर प्रधानमंत्री हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। क्यों? क्योंकि वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन खुद ही पे अपने पे वार कर रहे हैं इस समय। और इतना डर कि मीडिया से 9 साल में एक बार भी चर्चा नहीं कर पाए, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना लाइव सवाल पूछे हुए प्रेस वार्ता एक भी नहीं करी 9 साल में। 9 साल में उन्हीं के कार्यकाल में हमारे किसान 1.5 साल तक सड़कों पे बैठे रहे। जब कोरोना हो रहा था तब 800 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, लेकिन हमारे डरपोक प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। मणिपुर 3 महीने से जल रहा है, अभी तक हिंसा की आग थमी नहीं है। प्रधानमंत्री ने सिर्फ 36 सेकंड दिए। 3 महीने से ऊपर हो रही घटना, मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री घूम रहे हैं, लेकिन 36 सेकंड से ज्यादा हमारे डरपोक प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए। और ये परिवारवाद की बात करते हैं। कुछ दिन पहले जब इंडिया की मीटिंग हो रही थी तो इन्होंने आके कहा, जो खुद कहते थे सीने पे थपथपाते हुए, ऐसे कहते मैं अकेला। इनके आए राष्ट्रीय अध्यक्ष और कहा हमारे साथ 30-38 पता नहीं कितने कितने गिनवा रहे थे, ये लोग हैं वो लोग हैं। प्रधानमंत्री में उसमें किसको गले लगा रहे थे? चिराग पासवान। किसके चिराग है चिराग पासवान? किसके चिराग है अजीत पवार? कौन है अजीत पवार? किसके भतीजे हैं? प्रमोद महाजन की बिटिया, जिसको युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वो किसकी बेटी है? परिवारवाद खत्म हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी एक बुआ जी साथ में मध्य प्रदेश में है, एक अभी राजस्थान में चुनाव आ रहा है, जो इनका चेहरा होंगी चीफ मिनिस्टर का। परिवारवाद खत्म हो गया? कैसी बात करते हैं? और सबसे अहम बात, भ्रष्टाचार कभी आई क्या एक बार भी ईडी? यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो पूर्व मुख्यमंत्री है रमन सिंह, जिन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर, जो खुद एमपी है, एक और परिवारवाद, जो खुद एमपी हैं, रमन सिंह और उनके बेटे ने छत्तीसगढ़ के लोगों का पैसा पनामा में बिठाया हुआ है जी। कोई नहीं हुआ। कंप्लीट करने दीजिए मुझे। रमन सिंह का बेटा एमपी नहीं है। दूसरी बात, काइंड इन्फॉर्मेशन, पूर्व सांसद है, अब एमपी नहीं है।
रमन सिंह के बेटे अभिषेक तो हार गए होंगे। जहां हार तक नहीं, मेरी इस बार जानकारी लड़े है, नहीं वो थे, अभी उनको भी टिकट MP नहीं है। मिला था। दूसरी बात, अच्छा टिकट नहीं दिया, चलिए जहां तक मेरी जानकारी थी वो एमपी थे, हो सकता है ना हो अब। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की एक और बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार, एक आदमी को पूरा देश भेज दिया, अडानी को। प्रधानमंत्री जी इतने चुप है, डरपोक की तरह आज तक एक शब्द नहीं बोले। जैसे आज मणिपुर पे शब्द है, वैसे ही सबसे ठीक बड़े है अजय आलोक, आपने बड़े आपने बोला डरपोक, आपने बोला परिवारवाद, आपने भ्रष्टाचार की बात करी, प्रधानमंत्री ने आज इन सब बिंदुओं को छुआ। डॉक्टर अजय आलोक, क्या आपको लगता है कि आप उसी पुरानी पिच पे खेल रहे हो जिस पर आप खेलना चाहते हो? राधिका जी बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार प्रवक्ता हैं, ऐसा मेरा मानना है, और जानबूझ के आज बात को डिफ्लेक्ट कर रही हैं परिवारवाद पे। उनको पता है अच्छी तरह से परिवारवाद क्या होता है। और देखिए मैं कहता हूं, परिवारवाद को परिवारवाद ही खत्म करता है। चिराग पासवान की पार्टी टूटी, उनके चाचा ने पार्टी तोड़ी, तो परिवारवाद को परिवार ने ही तोड़ा। और चिराग पासवान आज की उनकी एक अलग पार्टी, और तब वो हमारे पास आए। ओरिजिनल पार्टी तो टूट गई उनकी। अजीत पवार की पार्टी टूट गई क्योंकि अजीत पवार ने तोड़ दिया। परिवारवाद को परिवार ने ही खत्म किया। अब कांग्रेस पार्टी का वो दिन इंतजार कीजिए कि दोनों भाई बहन में से कौन तोड़ता है कांग्रेस को, तो फिर शायद कांग्रेस को भी हम लोग कहेंगे कि परिवारवाद से मुक्त हो गई, है ना। बाप बेटे का या भाई बहन का एक साथ अगर एमपी एमएलए बनना परिवारवाद नहीं होता है, जो आप ज्योतिरादित्य सिंधिया और बाकी रमन सिंह और बाकी का आप एग्जाम्पल देती है, ठीक है, वो परिवारवाद नहीं होता है। परिवारवाद होता है पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, अगर जरूरत पड़ी तो चीफ मिनिस्टर कौन होगा, और जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री कौन होगा, ये मां के गर्भ में ही तय हो जाता है। वो होता है परिवारवाद, जो आपको पता है लेकिन आप जानबूझ कर अवॉइड कर रही है, मुझे पता है। खैर मैं दर्शकों के समझ के लिए बता दूं। अब आते हैं दूसरी बात। आपने कहा बहुत प्यार से कि प्रधानमंत्री डरपोक है। किस बात का डर था, किससे डरेंगे? अरे डर के कारण तो आप लोग इकट्ठे हो गए सब एक साथ। ममता बनर्जी का शक्ल नहीं देखना चाहते थे आप लोग, ममता बनर्जी के साथ आ गए। केरला में सीपीएम से लड़ते हो, सीपीएम के साथ आ गए। डर किसमें है? कौन बोलता है कि अगर एक साथ नहीं आए तो खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा? नीतीश कुमार के बोल है ना। किसका डर है? लालू यादव के गोद में जाके बैठ गए, डर किसको लग रहा है? हा? हमारी जहां तक बात है तो हम तो पूर्ण बहुमत में हैं, लेकिन एनडीए का एक स्वरूप है, वो सबको लेके चलते हैं, सम्मान देते हैं। 2014 में भी संपूर्ण बहुमत था, लेकिन तब भी एनडीए के एक सहयोगी को मंत्रिमंडल में रखा। एक एग्जाम्पल आप बता दीजिए राधिका जी। ठीक है, राधिका कह रहा है इसका जवाब देन शुभराष्ट्र एक बार भी किसी सहयोगियों को मंत्रिमंडल में लिया? ठीक है, संक्षेप में 40 सेकंड। क्या आपको लगता है, आप बार बार कहती है कि नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं, लेकिन मोदी का ही तो डर है जिसके कारण सब दल एक साथ आए हैं। और बात नीतीश कुमार ने तो बोला था कि अगर अगले चुनाव में हम एक साथ नहीं आए तो हम समापन की ओर है, ये कहा गया था। इस गठबंधन के बनने के पीछे, इस गठबंधन, ये जो गठबंधन नया गठबंधन बना है, इस गठबंधन के बनने के पीछे तो नरेंद्र मोदी फैक्टर है। 3 बहुत अहम मुद्दे साफ कर देते जी। मेरे ऊपर टिप्पणी करी थी अजय आलोक जी ने कि मैं पढ़ी लिखी हूं। आप मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, हो सकता है मेरी कम पढ़ाई हो आपसे, लेकिन परिवारवाद का क्या अर्थ होता है वो सब जानते हैं। परिवारवाद में यही लोग शामिल होंगे। आप अपनी नई डिक्शनरी लेकर आए होंगे, जनता को भटकाने का काम करेंगे। प्लीज अमित मालविया की फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री की डिक्शनरी ना इस्तेमाल करें। परिवारवाद का सिंबल पीयूष गोयल भी है, जिन्होंने ये, जिनकी मेरे को लगता है शायद उनकी मदर ट्रेजरर थी भारतीय जनता पार्टी में, है ना अमीश जी? ये तो आपको पता होगा। परिवारवाद पीयूष गोयल जी भी है जो आके बाइट दे रहे। तो मेरे को अगर मैं लिस्ट गिनवाने लगी, शो खत्म हो जाएगा, समय खत्म हो जाएगा, पर भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद का लिस्ट खत्म नहीं होगा। अच्छा, एक परिवारवाद में विस्तार से बात कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि पीयूष गोयल के वैसे पिताजी ट्रेजरर थे। आपने बोला कि पीयूष गोयल जी के पिताजी ट्रेजरर थे, पीयूष गोयल बीजेपी में, तो वो परिवारवाद है। आपकी जुबानी, मैं आप ही की जुबानी, आपकी मैडम बात कर रहा हूं। आपने बोला प्रमोद महाजन थे, पूनम महाजन अब आज सांसद बनी हुई है बीजेपी में कार्य करते हुए, तो वो परिवारवाद है। अब आप मुझे बताइए, अब आप सारी बातों को, युवा मोर्चा की अध्यक्ष सारी बातों, अब आप सारी बातों को, अब आप आपकी बात को ऊपर रखता हूं। अब आप मुझे बताइए बड़ा परिवारवाद क्या है? मोतीलाल नेहरू के बाद पंडित नेहरू, पंडित नेहरू के बाद इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी के बाद स्वर्गीय राजीव गांधी, फिर मैडम गांधी, सुनिए पूरा, फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। क्या है परिवारवाद? अब आप मुझे बताइए क्या है परिवारवाद? तो
अगर अब कांग्रेस बताइए क्या पार्टी का परिवार नेतृत्व बड़ा कांग्रेस परिवारवाद पार्टी क्या का है? एक-एक तो कार्यकर्ता- परिवारवाद हमने तो नहीं परिवारवाद कहा। की हमने क्या परिभाषा कहा? हमने कभी बोला परिवारवाद आपकी दुखती अमित रग जी, है। आपको होश है, आप क्या बोल रहे हैं? प्लीज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मत बनिए। दुखती रग मैं आपकी तो- है। मैं जब भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं, होती देश है का प्रवक्ता परिवारवाद को मैडम। लेके कंप्लीट करने दीजिए। मैं तो देश आपके का बीच में प्रवक्ता हूं, मैं नहीं बोली, परिवारवाद मुझे क्या है? complete मुझे करने मैंने तो दीजिए। सवाल पूछा, Complete करने अगर दीजिए, इसमें बीच कोई में मत फैक्चुअल बोलिए, गलती है बीच तो में मत बताइए। बोलिए। मोतीलाल Complete नेहरू करने के बाद दीजिए। मोतीलाल Don't मोतीलाल नेहरू जी interrupt के me बाद when पंडित I'm नेहरू talking, आए। जी। पंडित Let नेहरू me- की बात मैं अगर let मैं me कुछ गलत बोलूं तो मुझे complete- करेक्ट let me करिए आप। complete। मैं चलिए। हम्बल सबमिशन मुझे मैं करेक्ट अपनी बात कंप्लीट कर लूं। हाँ, आपके आपने सवाल के बोला बीच में कि मैं नहीं आपका बोली। दिमाग तो मुझे ठिकाने complete है, आप करने क्या दीजिए, बोल रहे बीच में मत हैं? अगर टोकिए। मैंने कुछ गलत बोला तो बताइए। मैंने आपको मोतीलाल मैंने नेहरू के नहीं बाद बोला कोई आपका आया था दिमाग क्या? और ठिकाने है। मैंने आपका दिमाग ठिकाने है बोला? अमीश जी, मैंने ये बोला कि आपका दिमाग ठिकाने है? प्लीज फिर से अपने पीसीआर को बोलिए, आपको सुनाइए। ठीक है, मैं आप इस अपनी तरीके की बात को भाषा रखिए शैली मैडम। इस्तेमाल नहीं करती हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि आपका दिमाग तो ठिकाने है। ना मैं ऐसी भाषा में इस्तेमाल करती ठीक है। हूँ कहीं पर भी, ना My मेरे को ऐसी apologies, भाषा आप अपनी सिखाई बात को गई है। तो कृपया ये मत बोलिए। पहला झूठ। दूसरी बात, मैं आपको फिर कह रही हूं, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहता था, इसीलिए चाहे राजीव गांधी जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, वो हमारे नेता है, थे नहीं और चाहेगा तो रहेंगे। कांग्रेस में रहेगा ही इसमें नहीं। कोई दो राय नहीं है। हमने कभी भी नहीं कहा। आप बीच में मत बोलिए थाली के बैंगन, कभी एक पार्टी में कभी दूसरी पार्टी में। और बहुत क्लैरिटी से हम बोलते हैं कि हम यही चाहते हैं, हमारा एक अपनी एक हद में कार्यकर्ता बोलिए यही चाहता जरा, है। हमने है ना? कब गाली दी? क्योंकि जेडीयू हमने में कब आता कहा था कि तब भी हमारे आप यहाँ मेरे पे बारे में कुछ क्या नहीं है? बोलती थी? आप व्यक्तिगत होने की जो जरूरत नहीं है राधिका JDU खेड़ा। आप ठीक है ना? बिल्कुल- दिमाग पे चर्बी आप मत अभी चढ़ाइए भी- अपनी। आप तो राजनीतिक प्रवक्ता बन अपने के दिमाग पे राजनीतिक चर्बी चढ़ाने की विश्लेषक जरूरत बन नहीं के है, आते थे, अहंकार की भारतीय भाषा जनता बोलने की पार्टी जरूरत में नहीं है। है। तमीज से आप तमीज से चर्बी मैं आपके बदतमीजी से दिमाग कभी में बात होगी नहीं और बीच करता में हूं। मत बोलिए। थाली के कांग्रेसियों बैंगन के दिमाग पे चर्बी चढ़ गई थाली है। के बैंगन चुप रहिए। थाली के बैंगन दिमाग चुप पे रहिए। चर्बी बीच चढ़ाने में की मत जरूरत बोलिए, नहीं है। तमीज सीखिए। और किसी भी के जगह बीच है। में बोलना बदतमीजी कहलाता है। अच्छा, किसी ठीक है। के बीच तमीज में बोलना मुझे बहुत आती है, बदतमीजी मुझे को तमीज कहलाता है। सिखाने की जरूरत नहीं है। सभ्यता से बिल्कुल बात नहीं हो। आती, बिल्कुल नहीं आती। आपके दिमाग में कहा खा चर्बी फटी हुई है, सबको पता है। मेरे को मत बताइए। थाली के बैंगन है, एक विचारधारा से दूसरी विचारधारा में मुझे पता है, जाते हैं, दिमाग पे इसलिए चर्बी मत बताइए, चढ़ाइए, ठीक मैंने है? यही बोला तो ना। आप पहले एक दिमाग विचारधारा पे को चर्बी मत देखिए। चढ़ाइए, आप- फंक्शनिंग कम हो जाती है। बिल्कुल, हाँ, तो देखिए, मैं भी अच्छी-अच्छी मैं बातें अपनी भी आप बात पे समझ नहीं पा रही हैं। मैं कायम हूँ। पहले बताइए क्या गारंटी है आप 2 महीने बाद फिर अपनी पार्टी नहीं बदलेंगे? ठीक है, एक विचारधारा चलिए, को देखिए। गारंटी से आप आप विचारहीन अच्छी-अच्छी राजनीति बातें करते समझ हैं, नहीं पा रही हैं। विचारधाराहीन राजनीति, विचारधाराहीन अच्छी-अच्छी व्यक्तियों से बातें मेरे आप को- समझ नहीं पा रही हैं। आपको नहीं समझ आ रहा। विचारधाराहीन व्यक्तियों से मेरे को नहीं बात एंटीऑक्सीडेंट्स करनी। खाइए, आप मुझसे एंटीऑक्सीडेंट्स भटकाने की कोशिश फायदा मत करेगा। करिए। मणिपुर पे चर्चा क्यों नहीं करते? आप मुझ पे करिए, व्यक्तिगत करिए। एंटीऑक्सीडेंट टिप्पणी करनी चर्चा से करिए, आप भाग रहे बोलिए, हैं। लेकिन छापा मार मणिपुर दल, पे चर्चा नहीं करेंगे। गुरिल्ला वॉर के बोलिए। जनक, 1 मिनट संसद मणिपुर में पे गुरिल्ला बोल के वॉर करने दिखाइए। वाले चर्चा से बताइए आप वहां भाग पे रहे हैं। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? एक-एक करके, बताइए, एक-एक कर- 36 एक-एक राहुल गांधी सदन से बाहर किया गया, आप लोगों ने सदन में ना आने का शुभराष्ट्र, बताइए, शुभराष्ट्र, रमन सिंह के शुभराष्ट्र घर पे कब जी। ईडी आएगी? बताइए, मध्य प्रदेश राहुल में गांधी कब सदन ईडी से क्या जाएगी? बाहर गए? बताइए, सदन में नहीं आने की कसम खा ली। परिवारवाद- देश की किसके सर में दिमाग में चर्बी भरी हुई है वो तब पता चलता है जब उसको परिवारवाद का मतलब नहीं पता। और अमीश जी, मैं फिर आपकी बात पे आ रही हूँ। इनके आवाज चर्बी म्यूट लगता है कर असर दीजिएगा कर गया। कि बीच में ना बोले। चर्बी क्योंकि असर कर गई लग रहा है। ये तरीका नहीं है। मैं यहाँ पे चीखने चिल्लाने नहीं अच्छा, आई हूँ। मेरा निवेदन है, पूछ रही मेरा है, कार्यक्रम आपकी बहुत पता देखा चल रही जाता है, देखते हैं आपको पब्लिक यहाँ पे देखती है, और रियल कुछ मुद्दों मिलता पर है बात कि होनी नहीं। चाहिए। तो इसीलिए इनको कंट्रोल कराइए। मैं किसी के बीच में नहीं मैंने बोली ये थी। आपने बोला कि आपका ये दिमाग तरीका नहीं है। आपने मैं ये नहीं आपके बोला सवाल था। का एक जवाब सेकंड, दूं लेट कि मी इनके करेक्ट साथ माई दूं, सेल्फ, मैं लेट मी करूं। करेक्ट माई सेल्फ। राधिका जी, आपने ये नहीं बोला था कि मेरा दिमाग ठिकाने है कि नहीं है, लेकिन आपने बोला था आपको होश है कि नहीं है। तो मैंने अगर कोई होश के बगैर बात बोली हो मोतीलाल नेहरू और पंडित नेहरू के और खासतौर पर उसके परिवार के ऊपर, तो आप मुझे बताइएगा कोई फैक्चुअल मिस्टेक हो तो। लेकिन आपने क्योंकि देखो मेरी कहानी, बात क्योंकि complete नहीं करने दी। आपने बोला देखो, आपने मेरी गारंटी पूरी की बात बात हुई, complete नहीं गारंटी करने की दी बात थी। हुई, गारंटी की बात हुई। मैं पर्सपेक्टिव की बात कर लेता हूं। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं और शुभराष्ट्रा हैं। सत्य प्रकाश मिश्रा, नरेंद्र मोदी गारंटी से कह रहे हैं कि मैं तीसरी टर्म पे आ रहा हूं और पहली 3 इकोनॉमी में भारत को पहुंचाऊंगा। एक तरफ आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हैं और दूसरी तरफ ये हो रहा है। जब से वो छोटी मोटी 38 पार्टियों के साथ दिल्ली के एक होटल में बैठ के छोले भटूरे खा करके एनडीए को मजबूत करने का दावा पेश कर रहे थे, तब से ये दिवा स्वप्न उनको दिखने लगे हैं। आज उन्होंने क्विट इंडिया की बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह से पहली बार, जिसने आजादी के 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन जिसको क्विट इंडिया कहता था, उसका विरोध किया था संघ ने, आरएसएस ने, और तमाम लीडर उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। आज उनके मुंह से निकला क्विट इंडिया। वास्तव में क्या है बताएं?
ये जो मोदी जी के कुनबे का जो चीट इंडिया है, जो इन्होंने चीट किया इस देश के युवाओं को कि तुमको 4 साल में तो हम कर देंगे रिटायर, लेकिन हम आ जाएंगे तीसरी बार। वाह वाह मोदी जी, वाह भारतीय जनता पार्टी। गेरुए में जुबान छिपा करके, चेहरा छिपा करके कोई संत नहीं होता इस देश में। आज विपक्ष ने अगर काली करतूतों को, आपके पोल पट्टी को खोलना शुरू किया है और खुद तो काला डाल लिया। मैं आपको आ रहा था उसी बिंदु पर, आप भी काला डालकर आए आज। आपके कर्नाटक की सरकार जिसके ऊपर 40% कमीशन खोरी खाने की कालिक पुती थी, उसको हटाया। हिमाचल प्रदेश से आप तो गए, काले कपड़े आपने को डाल दिए। काले कपड़े में भाजपा के जो दिखाए उजले सपने थे पिछले 10 सालों से, 5 सालों से, उन सपनों पर, उम्मीदों पर ढल रही थी रात काली रे। उन सपनों और उम्मीदों पे ढल रही थी रात काली रे। जब मणिपुर जल रहा था तू विदेश में मना रहा था दिवाली रे। तो तेरे मुंह पर कालिक पोतने आज संसद में सब लोगों ने कहा कि लोकतंत्र के काले दिन को बताने के लिए, इतिहास में यह बात दर्ज कराने के लिए तमाम 26 पार्टियां एक साथ एक मंच पर मोदी की जो मानसिकता की चीट इंडिया है उसके खिलाफ खड़ी है। आप चीट इंडिया करेंगे और मोदी की चीट इंडिया है और आपकी क्या है? मोदी की चीट इंडिया और आपकी क्या है? मोदी जी चीट इंडिया, मोदी जी चीट इंडिया और आपकी हमारी लोकतंत्र इंडिया है। लोकतंत्र इंडिया है। अच्छा। लोकतंत्र में हमारा विश्वास है। और काले का एक करके आते हैं और काले कारनामे बीजेपी वालों के हैं। बिल्कुल। और काले कपड़ों में आप हैं। काली उनकी करतूतों पर। अरे एक सेकंड काले कारनामे बीजेपी वालों के हैं। काली करतूतें। अरे सुन तो लीजिए हजूर, काले सर सुन तो लीजिए। सपने दिखाए। अरे मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूं, बताइए। आप कह रहे काले कारनामे बीजेपी वालों के हैं, काले कपड़ों में आप हैं और काले कौवे भी आप ही के नेताओं के ऊपर आ रहे हैं। देखिए, झूठ बीजेपी बोल रही है लगातार 5 सालों से, तो काला कौवा काटेगा उनको। काला कौवा किसको काटा है? झूठ को। बोला 18 करोड़ रोजगार देंगे, दिया नहीं, तो काला कौवा काटेगा उनको। बोला बहुत हुआ महिलाओं पे वार और इस देश में महिलाओं को नग्न घुमाया जा रहा है। काले कपड़े, डॉक्टर अजय लोग भी इसमें रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन सुब्रास्त्रा काले कारनामे बीजेपी के हैं, मोदी का चीट इंडिया है और परिवारवाद तो किसी और दल में है ही नहीं। सबसे ज्यादा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में है। ये क्यों नहीं दिखाई देता देश की जनता को? और आप जैसे लोगों को बोलना चाहिए कि सबसे ज्यादा परिवारवाद तो बीजेपी में है। कांग्रेस में कहां परिवारवाद है? आरजेडी में तो ना के बराबर है और ठाकरे परिवार में तो परिवारवाद का शब्द किसी ने सुना ही नहीं है। ये क्यों नहीं आप लोगों को सुनाई देता? है ही नहीं कहीं परिवारवाद। परिवारवाद तो बीजेपी में है। अमित जी, परिवारवाद को भी लेकर के अगर हम बहस करने लगे प्राइम टाइम पे, अगर देश की जनता को क्या इतना मूर्ख समझ के रखा है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि इस देश को 70 वर्षों से ऊपर एक डायनेस्टी ने, और मैं डायनेस्टी शब्द का प्रयोग कर रही हूं, एक डायनेस्टी ने लगातार किसी न किसी माध्यम से रूल किया है इसके ऊपर। और यही वजह थी कि 2013-14 में जब चुनावी कैंपेन पीक पर था तो परिवारवाद बहुत बड़ा मुद्दा था। इसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स से वो अपना पल्ला झाड़ सकते हैं, तो इसमें मैं क्या कह सकती हूँ? मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें और इस तरीके का विजन दें कि वो देख सकें कि देश की जनता क्या चाहती है, क्या सुन रही है। आज बिहार से मैं आती हूँ। आज बिहार में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहां पे सबसे बड़ा प्रश्न आम जनता के मन में यही है कि राजा का बेटा राजा क्यों बने। ठीक है, मैं जातिगत राजनीति को बीच में ला करके ये बात नहीं कहना चाहूंगी कि फलाने जाति की अवमानना हुई या फलाने जाति का उत्थान हुआ अगर ये लीडर बढ़े, तो बात उसकी नहीं है। बात यह है कि हम ऐसा अज्यूम करके क्यों चलते हैं कि जिस खानदान ने एक अलग तरीके की राजनीति की बिसात बिछाई, वह उसी खानदान का बेटा या उसी खानदान की बेटी उस राजनीति को आगे ले जा सकती है। मैं तीखे प्रश्न पूछूंगी तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन यहाँ पे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं परिवारवाद का समर्थक नहीं हूं या हमारी पार्टी परिवारवाद की नहीं है, मैं पूछना चाहती हूं उनसे कि क्या वो अज्यूम भी कर सकते हैं कि वो अपने पार्टी के अध्यक्ष बने? सिंपल सा सवाल है। वो अज्यूम कर सकते हैं कि वो अपनी पार्टी में सर्वे सर्वा के रूप में अपने आप को घोषित करें? ठीक है, अध्यक्ष बनना न बनना वो अलग बात होती है, लेकिन आज हम सारी डिबेट करते करते हम 2-3 लोगों के ऊपर आकर के टिक जाते हैं। राहुल गांधी हो जाते हैं, वो अजीत पवार हो जाते हैं, वो तमाम नाम आप ले सकते हैं, अलग अलग परिवारों के आप नाम ले सकते हैं, पर हम इसके बियॉन्ड उठ करके मुद्दों पे बात कब करेंगे? ये बात सच किसी ने पैनल में कहा कि मणिपुर पर चर्चा कब होगी? नहीं, किसी ने कहा मणिपुर पर चर्चा कब होगी? सर्वदलीय बैठक जब होती है,
सर्वदलीय बैठक जब होती है तो कौन से पॉलिटिकल पार्टीज गायब होते हैं? ठीक है, एक सेकंड लेट सत्यप्रकाश मिश्रा मेक हिज पॉइंट। आप बिहार से आती हैं, आपकी जानकारी में इजाफा, बिहार के प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके पिता भी वहीं थे, उनके पिता भी सांसद थे और विधायक थे, मंत्री थे, कभी कांग्रेस में थे, धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते बीजेपी पहुंच गए थे। तो परिवारवाद पर एक चीज स्पष्ट है। आप राजद पे कुछ कहेंगे? मैं उस पर आ रहा था कि आप बीच में राजद पर कहेंगे? मैं उस पर आ रहा था, बिल्कुल कहूंगा। नहीं, मैं बीच में बिल्कुल मैंने कहूंगा। क्या मैंने अब आप चुप हो जाइए तो कह लूं। अगर आप सेकंड थोड़ा चुप हो जाए तो हम कह लें। मैं चुप इसलिए नहीं होंगी क्योंकि तो आपने जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसा बोलते रहिए तो हम ही आपको सुन लेते हैं। बिल्कुल सुनना पड़ेगा। ये जो तानाशाही है ना कि बस आप ही बोलिए और हम सुनते रहे, चलिए आप ही बोलिए, तानाशाही हम नहीं है, सुनते नेता रहते आप हैं, इसलिए आप मेरी बात को मोड़ तड़ोड़ कर नहीं कीजिए। सिंपल सी बात है। क्या मैंने कहा? आमिष जी दोबारा से रील बैक करके बताइए, क्या मैंने कहा कि क्या मैंने भारतीय जनता पार्टी का की पैरोकारी की? क्या मैंने कहा कि सम्राट चौधरी का नाम लिया मैंने? क्या मैंने? आपने सिर्फ दो पार्टी का नाम लिया। क्यों ले रहे हैं? देखिए, अगर परिवारवाद पे एक चर्चा अमीश देवगन जी कराएं पूरी की पूरी डिबेट तो मैं करने को तैयार हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला, प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी बोलेगी, लेकिन अगर अमीश देवगन जी परिवारवाद पर इस देश में बहस कराना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं। प्रधानमंत्री ने बोला, एक सवाल बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री ने बोला परिवारवाद, जनता बड़ी भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण, भारत को छोड़ो, क्विट इंडिया। तंत्र में वो चीट इंडिया वाले लोग क्या बात करेंगे क्विट इंडिया का? जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चला था उसमें मोदी जी थे क्या? उनके पार्टी के कोई लोग थे क्या शामिल? बिल्कुल नहीं थे। चीट इंडिया वाले लोग हमें लेक्चर ना दें। पहली बात, अडानी के साथ पूरे देश को चीट किया तो 1942 नहीं, अडानी के साथ पूरे देश को चीट किया, क्या उसका हिसाब हम लेंगे उनसे? डॉक्टर लेंगे। परिवारवाद पे एक लाइन, जिन लोगों को देश की जनता ने लोकतंत्र में चुनकर इस सदन के संसद में भेजा है, मैं उन जनता के विवेक पर सवाल नहीं उठाना चाहता। जो परिवार इस देश में शहीद हो गए, राजीव गांधी शहीद हो गए, मैं उनकी शहादत पर सवाल नहीं उठाना चाहता। कोई उनकी शहादत पे सवाल नहीं उठा रहा, कोई इंदिरा गांधी की शहादत पे सवाल नहीं उठा रहा। खड़गे वहां के खड़गे अध्यक्ष है खड़गे साहब, जिसको जनता चुनकर भेज देती है, मैं उन जनता को प्रणाम करता हूं। परिवारवाद पर अलग से बहस कराइए, मैं उस पर बहस करने को इंदिरा के बाद संजय के बाद राजीव के बाद सोनिया के बाद राहुल के बाद या राहुल के आसपास ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। में गलत क्या है? बीच में बंद मैं क्या करता? मुझे गलत कोट किया जाएगा तो मैं बोलने नहीं दूंगी। मैं घर तक छोड़कर आऊंगी। हर डिबेट में आप ये करते हैं और डिबेट के बाद कहते हैं कि आप मुझे माफ कीजिएगा, जरा गहमा गहमी में हो गया। ऐसा नहीं होगा। ये पोस्ट डिबेट पीआर करना बंद कीजिए। अभी जो सवाल पूछा जा रहा है उस पर बात कीजिए। आपके सवाल का सम्राट चौधरी के ऊपर सवाल उठाया मैंने, सवालों का जवाब देने मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी की पैरोकारी की मैंने, तो आपने किस हैसियत से मुझे इस तरीके से सवाल जवाब किया? मैंने जब राजद का नाम लिया था ना, राजद का भी नाम नहीं लिया तो भी आपको क्यों? ठीक है, मैं डॉक्टर अजय लोक राधिका नेहरू कर रहे हैं। डॉक्टर अजय लोक क्योंकि इन्होंने बोला काला मन बीजेपी का है और लेकिन काले आपने काली करतूतें, काला मन जो भी आपने बोला, लेकिन काले कपड़े इन्होंने डाले हुए थे। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हुई। योर टेक। देखिए सत्यप्रकाश जी को मैं बस एक सवाल पूछूंगा जो मेरे बात खत्म करने के बाद जवाब दीजिएगा, बीच में नहीं। लालू यादव भ्रष्टाचारी हैं या सदाचारी हैं? पहले इसका जवाब दे दीजिएगा कि कोर्ट से सजा में याफ्ता है। और काला कपड़ा और काला मन किसका होता है, भ्रष्टाचारी का या सदाचारी का? कॉन्ट्राडिक्ट अपने आप को मत कीजिए, ये नीतीश कुमार की आदत होगी। लेकिन देखिए विपक्ष कह रहा है झूठ बोले कौवा काटे, तो लगातार वो कॉन्ट्राडिक्शन की आदत सब में जारी है। विपक्ष अभी सत्यप्रकाश मिश्रा ने बोला झूठ बोले कौवा काटे। चीट इंडिया, हाँ तो कौवा काटा ना, कल कौवा तो काटा, कल राघव चड्ढा को कौवे ने काटा, तो राघव चड्ढा क्या चोर हो गए इनके हिसाब से, सत्यप्रकाश जी के हिसाब से? बताइए। हमने तो कहा आपके तरफ झूठे को कौवे ने और ले जा रहे हैं, राघव चड्ढा चोर हो गए। एक अलग बात है, हमने कहा जो लोग इस देश को चीट करेंगे नहीं, पर कौवे वाले मामले में अभी आपने कहा होली को काला कौवा काटेगा, और लेकिन कौवे वाले मामले के अंदर ये कौवे वाले मामले में राघव चड्ढा पर कौवे ने अटैक करा। होली अभी कौवा बहुत लोगों को अटैक करेगा, अभी देखते जाइए ना। बीजेपी के उल्टा पड़ गया, तमाम लोग कौवे से भाग रहे हैं।
आप एक चीज को समझिए। थोड़ा उल्टा पड़ गया। अजय जी के बोला सवालों, झूठ बोले कौवा काटे। अजय जी के सवालों का जवाब सत्यप्रकाश जी, एक जो उल्टा पड़ गया, थोड़ा झूठ बोले कौवा काटे, वो तस्वीरें दिखाइए। वो जो कौवे का मतलब राघव जी सुरक्षित है, मेरी उनसे बात हुई, राघव जी सुरक्षित है, हमारे साथ कार्यक्रम में भी वो जुड़ेंगे, वो शॉट्स आप देख रहे हैं। लेकिन वो राघव जी को हुआ था, तो आप उल्टा बोल रहे हैं। अजय जी के सवालों का जवाब दे दूं? मैं आपको एक बात का अजय आलोक की बात को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं 30 सेकंड में। अजय आलोक, मैं अंतिम बात कह रहा हूं। INDIA की बैठक में आज सुबह कांग्रेस पार्टी पे सभी ने गुस्सा निकाल दिया कि कांग्रेस पार्टी ने अकेले रेजोल्यूशन कैसे मूव कर दिया। बड़ा यूनाइटेड है INDIA। और जरा सत्यप्रकाश जी ये भी बताइएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लीग, जिसको राहुल गांधी सेक्युलर की सर्टिफिकेट दे चुके हैं लंदन में, कल उनकी रैली निकली थी, उसमें कहा था हिंदुओं को मंदिर के आगे फांसी टाल देंगे और हिंदुओं को मंदिर के आगे जला देंगे। आप भी हिंदू हैं, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लीग के साथ गठबंधन में रहेंगे? अभी रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन पर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, उसका रुख करेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर आर पार में एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत बड़ी खबर। बातें बताई। गिरजेश ने दावा किया कि 1.5 महीने के अंदर सचिन और सीमा हैदर के बीच कई बार झगड़े हुए थे। उन्होंने ये भी बताया कि सीमा हैदर को बीड़ी पीने की लत थी, जिसकी वजह से सचिन ने उन्हें पीटा भी था। उसने बोला कि मैंने इससे कई बार मना किया है कि बीड़ी मत पिया कर, ये मानती ना है, इस बात पे झगड़ा हुआ था। गिरजेश के मुताबिक सचिन एक दुकान पर काम करता था और सीमा बार बार उन्हें फोन करती थी, जिसकी वजह से भी उन दोनों के बीच कई बार झगड़े हुए थे। उन्होंने ये भी बताया कि 1.5 महीने में उन्हें कभी नहीं लगा कि सीमा पाकिस्तानी है। इधर बिहार की कटिहार पुलिस पर प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करने का आरोप लगा, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बिजली कटौती के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने फायरिंग की, जिससे वहां हड़कंप मच गया। वहां से सामने आए वीडियो में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं जमीन पर खून से लथपथ 3 लोग बेसुध पड़े नजर आए। बताया गया कि लगातार बिजली कटौती के खिलाफ कुछ लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि गुस्साए लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों को गोली लग गई, जिससे अफरा तफरी फैल गई। जिसके बाद उस इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। वहीं पुलिस के मुताबिक गोली लगने से एक आदमी की मौत हो गई। और इधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका साथी फरार हो गया। बताया गया कि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत पुलिस शातिर बदमाश का पीछा कर रही थी। तभी पुलिस की टीम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बदमाशों पर गोलियां चला दी, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश पर चोरी के कई मामले दर्ज हैं। दावा किया गया कि वो बदमाश चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसके खिलाफ जाल बिछाया और कार्रवाई शुरू कर दी और इसके विषय में पड़ताल की जा रही है। वही गिरफ्तार किए गए बदमाश से एक पिस्तौल और कारतूस के साथ एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है। इधर बताया गया कि रांची के दलादली इलाके में CPIM नेता सुभाष मुंडा अपने दफ्तर में बैठे हुए थे कि तभी हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी और इसी गोलीबारी में CPIM नेता सुभाष मुंडा की जान चली गई। बताया गया कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर 3 बदमाश रांची के दलादली इलाके में आए और सुभाष मुंडा के दफ्तर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद वहां पर दहशत मच गई। We have already constituted a SIT and we have got some footages also. वही हत्याकांड के बाद वहां पर सियासी घमासान छिड़ गया। विपक्षी दलों ने झारखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए और सरकार पर साजिश का आरोप लगाया। कहीं न कहीं एक साजिश है कि ऐसे नौजवान साथी जो लगातार बढ़ रहे हैं उनको रास्ते से हटाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी न होने पर रांची बंद करने की धमकी दे डाली। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सचिन बिश्नोई को अजरबैजान से भारत लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। सचिन बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी है और आरोप है कि पुलिस से बचने के लिए वो पिछले साल फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया था। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक मूसेवाला को मारने की प्लानिंग में सचिन बिश्नोई भी शामिल था। सूत्र ये भी बताते हैं कि सचिन लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है। यही नहीं, मूसेवाला की हत्या करने के बाद सचिन बिश्नोई ने बकायदा न्यूज 18 को फोन करके हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही उसे पुलिस से बचाने के लिए फेक पासपोर्ट पर विदेश भगा दिया था। लेकिन अगस्त 2022 में उसे अजरबैजान में गिरफ्तार कर लिया गया था
और अब खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि अजरबैजान से सचिन बिश्नोई को लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। मतलब आने वाले कुछ दिनों में लॉरेंस का करीबी सचिन बिश्नोई भारत में जांच एजेंसियों के शिकंजे में होगा। इधर न्यूज 18 इंडिया ने सचिन बिश्नोई के अजरबैजान में होने की खबर काफी पहले दिखा दी थी। सचिन जिस बाकू इलाके अजरबैजान में रह रहा था वो अंडरवर्ल्ड का गढ़ कहा जाता है। अंडरवर्ल्ड के भगोड़े, ड्रग्स के बड़े सरगना और भारत के भगोड़ों को छिपाने का भी ये सबसे मुफीद ठिकाना है। सुरक्षा एजेंसियां इसीलिए सबसे ज्यादा चौकन्ना यही रहती हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियां पहले भी यहां पर कई ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी हैं। अभी तक की जांच में सामने आया कि जिस पासपोर्ट के सहारे सचिन बिश्नोई भागा था वो दिल्ली रीजनल पासपोर्ट दफ्तर से ही बनवाया गया था। उसी पासपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है। सचिन बिश्नोई ने दिल्ली के संगम विहार इलाके के पते पर तिलक राज टुटेजा नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया था। सचिन बिश्नोई 21 अप्रैल तक भारत में ही था और यहाँ पर रहकर ही उसने मूसेवाला हत्याकांड का सारा खाका तैयार किया। हत्याकांड में इस्तेमाल आरोपियों के रहने, खाने, शेल्टर और पैसे के साथ गाड़ियों का इंतजाम भी सचिन बिश्नोई ने ही करवाया था। उसके बाद फर्जी पासपोर्ट के सहारे सचिन दुबई भाग गया था, जिसके बाद वो वहीं से अजरबैजान शिफ्ट हो गया, जहां से उसे अगस्त 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि भारत से भागने के लिए सचिन ने किस एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी विक्रम बराड़ को यूएई से भारत लाने के दौरान गिरफ्तार कर लिया। विक्रम बराड़ राजस्थान के हनुमानगढ़ का रहने वाला है और इसकी गिरफ्तारी देश में आतंकियों और गैंगस्टरों के बीच बढ़ते सांठगांठ के मामले में की गई। क्योंकि आरोप है कि विक्रम बराड़ न सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता था बल्कि वो आतंकी संगठनों के लिए भी काम कर रहा था। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी विक्रम बराड़ ने लॉरेंस गैंग की मदद की थी। और इसके अलावा बराड़ टारगेट किलिंग, हथियारों की तस्करी और जबरन वसूली समेत 11 मामलों में वांटेड भी है और उस पर 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। यही नहीं, उसके खिलाफ 11 लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुके थे। आरोप है कि विक्रम बराड़ यूएई से लॉरेंस बिश्नोई और आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहा था, लेकिन यूएई में उसे पकड़ लिया गया और फिर भारत लाने के दौरान एनआईए ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे खासम खास विक्रम बराड़ डिपोर्ट होकर अब भारत लाया जा रहा है और इस खतरनाक गैंगस्टर विक्रम बराड़ की गिरफ्तारी को गैंगस्टर नेटवर्क को तोड़ने के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया के डॉन लॉरेंस बिश्नोई के खेमे में इस गिरफ्तारी के बाद बड़ी हलचल पैदा हो गई है। किसी को विश्वास नहीं था कि जो गैंगस्टर कुछ महीनों पहले भारतीय एजेंसियों के रडार पर आया है उसे इतनी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गैंगस्टर विक्रम बराड़ का काम लॉरेंस बिश्नोई को बड़े बड़े कारोबारियों की लिस्ट देना और उसके बाद उनको वसूली के लिए कॉल करवाना था। पहले विक्रम बराड़ के कारनामों की जानकारी एजेंसियों को नहीं थी, लेकिन मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉजिस्टिक्स सपोर्ट में उसका नाम सबसे पहले आया था। और जब एजेंसियों ने उसकी कुंडली खंगाली तो हैरान रह गयी, क्योंकि लॉरेंस के लिए तुरुप का इक्का विक्रम बराड़ ही था। गैंगस्टर विक्रम बराड़ का यूएई से डिपोर्ट होना लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमर टूटना माना जा रहा है, तो वहीं से एजेंसियों की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। सलमान खान के घर के बाहर धमकी भरे खत रखवाने के पीछे भी विक्रम बराड़ ही था। उसने ये काम लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर कराया। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक हिंदी सिनेमा के एक्टर सलमान खान ही के अलावा उसके निशाने पर कई बड़ी हस्तियां भी शामिल, जिसमें करण जौहर का नाम भी शामिल है, वो भी इसी गैंग के निशाने पर हैं। इसका पर्दाफाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात गैंगस्टर सौरभ उर्फ महाकाल ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने पूछताछ में किया। लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर सौरभ महाकाल को विक्रम बराड़ ही यूएई में बैठकर निर्देश दे रहा था। अब विक्रम बराड़ गिरफ्तार हो चुका है और उसे भारत लाया जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया के हाथ विक्रम बराड़ का ये पासपोर्ट लगा है, जिसके सहारे वो यूएई भाग गया था। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले विक्रम बराड़ ने विक्रमजीत सिंह के नाम से 28 जून 2018 को अपना पासपोर्ट बनवाया था। ये पासपोर्ट चंडीगढ़ रीजनल पासपोर्ट दफ्तर से बनवाया गया था। उधर इटली के सिसिली के जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया, जिसका हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें वहां के हाईवे के दोनों तरफ आग की लपटें उठती नजर आई। आग इतनी भयंकर थी कि उसके धुएं ने पूरे हाईवे को घेर लिया। ऐसे में उस हाईवे से गुजरने वाले लोगों की जान खतरे में पड़ गई, क्योंकि जंगलों में लगी आग धीरे धीरे हाईवे की तरफ बढ़ रही थी। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें सड़क किनारे लगे पेड़ जलते दिखे, जिसके काले धुएं की वजह से पूरा आसमान ढक गया। जंगल में आग इतनी ज्यादा फैल गई कि जहां तक नजर गई
सिर्फ आग की लपटें ही नजर आई। बताया गया कि इस आग ने सैकड़ों एकड़ के जंगलों को राख कर दिया। वहीं इस आग की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। क्योंकि सिसिली के जंगलों में लगी आग की वजह से लोगों की जान पर बनाई और वहां जंगलों में लगी आग के बीच से जान बचाकर भाग निकलने का एक खौफनाक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ ही पलों में आग की लपटों ने पूरी कार को घेर लिया। जिसके बाद उस कार में सवार महिला ने हिम्मत दिखाई और उस आग को चीरते हुए भाग निकली। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें वो गाड़ी उस हाईवे से गुजर रही थी जो आग की लपटों से घिरा हुआ था। जैसे जैसे वो गाड़ी आगे बढ़ रही थी, आग की लपटें भी बढ़ती नजर आई और एक पल ऐसा आया जब आग की लपटें लावा की तरह उस गाड़ी के चारों तरफ फैल गईं। ऐसे में उस गाड़ी में सवार लोगों की जान हलक में अटक गई और वो चिल्लाते हुए उस आग को चीरते हुए निकल गए। इस खौफनाक वीडियो को जिसने भी देखा उसका दिल दहल गया। इधर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत सभी आरोपियों की पेशी हुई। पंजाब के मानसा में सेशन कोर्ट में सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया गया, जिस पर सेशन कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों पर आरोप तय कर दिए। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समेत दूसरे आरोपियों को मानसा के सेशन कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर आर पार। और आर पार के आज के एडिशन में इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी यह खबर है। कुछ दल कांग्रेस से बेहद नाराज हैं। नाराज दलों में टीएमसी भी है, कांग्रेस के क्रेडिट लेने से नाराज है, अकेले सारा क्रेडिट लेने पर नाराज है। कांग्रेस अधिनायकवाद कर रही है, इस तरह की जानकारी मिल रही है। ब्रेकिंग स्टोरी के हवाले से खबर है, यानी INDIA इंडिया के दल कह रहे हैं कि क्रेडिट मिलना चाहिए था तो पूरे गठबंधन को क्रेडिट मिलना चाहिए था, लेकिन क्रेडिट अकेले कांग्रेस को क्यों, यह एक सवाल खड़ा हो रहा है। मैं पहला रिएक्शन लेता हूं डॉक्टर अजय आलोक का। डॉक्टर अजय आलोक, योर रिएक्शन टू दिस। देखिए, जब भानुमति का कुनबा जुड़ता है ना, तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, तो कभी भी मकान नहीं बना सकता है, क्योंकि कभी भी कोहेजन होगा ही नहीं। ये कॉन्ट्राडिक्शन का गठबंधन है, ये आपस में सर फुटौल हो जाएगा। मेरी एक बात लिख के ले लीजिए, ये 1-2 महीना और चलने दीजिए। मैंने बोला ना, एक गाना था, बंबई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, तो ये गाना इन पे एकदम फिट बैठता है। पटना से गए बैंगलोर, बैंगलोर से आएंगे मुंबई, और उसके बाद होगा ढाक के 3 पात, फिर भी ना मिला सजना। इनको इनका सजना कभी नहीं मिलने वाला है। ये बिल्कुल क्विट इंडिया एंड नो कॉन्फिडेंस, इस इंडिया का यही है। देश की जनता को नो कॉन्फिडेंस है और देश की जनता ने क्विट इंडिया का नारा दे दिया है, INDIA। ये परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार का क्लासिकल एग्जाम्पल है। एकदम ट्रायंगल बन रहा है, सॉलिड ट्रायंगल, ओके, गोल्डन ट्रायंगल जिसको कहते हैं। एक सेकंड, ये कह सत्यप्रकाश मिश्रा कह रहे हैं कि आप चीट इंडिया है। आप लोग, पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है, आप लोग सब कोई चीट इंडिया वाले लोग हैं। इलाहाबाद बिहार में हमने किसी को आधी रात मंत्री नहीं बनाया था। कोई चीट इंडिया जवाब नीतीश जी से बड़ा चीट कोई हुआ है इस पृथ्वी के राजनीतिक इतिहास में। राजनीतिक इतिहास में नीतीश कुमार से बड़ा चीट कोई हुआ है। ये आपका परसेप्शन है। इसको चीट किया नीतीश शुरू कुमार से सामाजिक न्याय सबसे के पहले लालू यादव 1994, उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस, हर घर नल का जल प्रधानमंत्री ने नकल उसके बाद किया, शरद घर घर को यादव बिजली प्रधानमंत्री जी ने नकल किया, बीजेपी महिलाओं को जो 2013, क्या लालू यादव, फिर 2017 फिर से बीजेपी, इसको नहीं छोड़ा नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार की पार्टी को रिप्रेजेंट करके आप कह रहे हैं कि चीट इंडिया, इसीलिए तो मैंने छोड़ दी प्रभु। अब आप भी थोड़ा ज्ञान ले लीजिए, निकलिए वहां से, अच्छे आदमी हैं आप। धन्यवाद। मतलब आप जाने को तैयार हैं? नहीं नहीं नहीं, उनकी विचारधारा को धन्यवाद दिया। वो पहले इस लाइटर नोट के कई बार हंसकर मुस्कुराना भी चाहिए चर्चा के अंदर, ऐसा नहीं है कि गुस्सा ही रहना चाहिए। तो बेचारे उनका विचारधारा कहीं टकरा रहा था, चले एक बारी बहुत पहले की बात है, आज की बात नहीं है, बहुत सालों पहले की बात है। लालू यादव मेरे कार्यक्रम में थे और कोई और चैनल था, तो लालू यादव ने एक बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता को बोला कि आप नेता तो अच्छे हैं लेकिन पार्टी गलत है। आज एग्जैक्टली वही सीन रिपीट हुआ है। अजय आलोक ने बोला कि नेता तो आप सही हैं लेकिन पार्टी आपकी गलत है। बाकी निर्णय आपको लेना है। राधिका खेड़ा, सीधा एक पॉइंट है, लाल डायरी का मुद्दा प्रधानमंत्री ने बहुत उठाया राजस्थान के अंदर और कहा कि जब लाल डायरी वालों के काले कारनामे खुलेंगे तो बहुत कुछ पता लगेगा। क्या आपको लगता है कि आप ही के विधायक द्वारा लाल डायरी का मामला उठाया जाना आपका जी का जंजाल बन गया है और भ्रष्टाचार के मामले में आपको लिप्त करा जा रहा है बीजेपी द्वारा?
प्रधानमंत्री को अमित मालविया की फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री से चलना बंद करना पड़ेगा। ये बार बार जहां पे चुनाव होते हैं उन राज्यों में जाके झूठ बोलते हैं। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में आके बोल के गए थे कि कांग्रेस ने हाथ में गंगा जल लेके कसम झूठी खाई थी। मैंने स्वयं वो प्रेस वार्ता करी थी और उसमें गंगा जल की कसम खाई थी। हमने जो वादा किया था कि 13 दिन में किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, वो हमने मात्र कुछ घंटों में पूरा किया सरकार बनते ही। तो पहला झूठ उनका छत्तीसगढ़ में बोला। अब उन्होंने आके राजस्थान में एक और बात बोली। राजस्थान की मैं आपको बात बता दूं, राजस्थान देश में नंबर 1 पे है भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने पर। ऐसी कार्रवाई किसी और प्रदेश में नहीं करी जाती। बात तो आपके विधायक ने कही ना, राजेंद्र गुड़ा आपकी सरकार में मंत्री थे, आपकी सरकार में विधायक थे। मैडम हियर मी आउट, आपकी सरकार में विधायक थे मैडम, आपकी सरकार में मंत्री थे। राजेंद्र गुड़ा ने तो बोली वो बात जी। राजेंद्र गुड़ा ही तो लाल डायरी को लेकर आए। लाल डायरी को बीजेपी के नेता थोड़ी लेकर आए हैं, लाल डायरी को तो आप ही का विधायक लेकर आया है। राजेंद्र गुड़ा की भी मैं आपको बात बता देती हूं। ये काफी दिनों से सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये आप सब इस बात से पूरा देश वाकिफ है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश करी थी कोरोना के समय, किस तरीके से वहां पे भी खरीद फरोश का काम करने की कोशिश करी थी। और यही साहब जो एमएलए आज आके बोल रहे हैं, 1 महीना पहले करीब भारतीय जनता पार्टी के मैसेंजर ओवैसी साहब से मिलके आए थे। क्या मीटिंग हुई थी, क्यों वो जाके भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं, ये बात हम सार्वजनिक कर चुके हैं। अच्छा एक सेकंड, अजय आलोक, ये सब लोग आपने खरीदे हुए हैं, ये लाल डायरी भी आपकी मैन्युफैक्चर्ड है। कितने लोग आपने कांग्रेस में प्लांट कर रखे हैं जी, बताइए। कभी कोई निकल आता है, कभी कोई निकल आता है। मुझे तो समझ ही नहीं आता है इतने आएगा। अरे मुझे समझ ही नहीं आता है कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व में क्यों है भाई। जब हमने इतने ही प्लांट किए हुए तो जिस दिन चाहेंगे कांग्रेस खत्म कर देंगे, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा पूरा सपना। ऑन अ सीरियस नोट, राधिका खेड़ा, क्या आपको लगता नहीं है जो राजेंद्र गुड़ा है, he has done damage to Congress on a very serious note? बीजेपी ने करवाया, किसी ने करवाया, लेकिन पब्लिक परसेप्शन, पब्लिक क्या में आपको नुकसान। 2-3 चीजों का जवाब दे जी 30 सेकंड, आखिरी दौर है, 30 सेकंड का जवाब दे दूं यहाँ पे। जी पहले यहाँ पे बोला गया अजय आलोक द्वारा कांग्रेस मुक्त भारत। बोलते रहिए, ऐसे करते करते भारतीय जनता पार्टी से मुक्त हो चुका है दक्षिण भारत। करते करते पूरे प्रदेश से ही आप लोग मुक्त हो जाएंगे। नारा आप हमें निकालने का दे रहे थे, खुद 0 पे आ गए हैं दक्षिण भारत पे। दूसरी बात, यहाँ पे गुड्डा साहब की बात करते हैं। गुड्डा साहब कहूंगी क्योंकि भैया आजकल तो उन्हीं के चर्चे हो रहे हैं हर जगह। वो कहते हैं कि मुझे अशोक गहलोत जी ने जहां पे रेड हो रही थी वहां भेजा डायरी चुराने के लिए। वहां पे जो मोदी जी ने लोग भेजे हुए थे रेड करने के लिए, वो सब देखते रह गए। गुड्डा साहब गए वहां से डायरी चुराए और आ गए। कार्रवाई नहीं करी गई तब रेड से लेकर आज तक। मैं पूछ रही हूँ ना, तब से लेकर आज तक कमाल की बात है ना, कैसे वो डायरी लेकर आ गए। पहली बात कि किसी ने अमिताभ बच्चन बन गए, वहां पर जाकर उन्होंने शीशा तोड़ के, वहां पे रेड हो रही है, नहीं उन्होंने शीशा तोड़ के डायरी निकाली। अमिताभ बच्चन बन गए वहां पर, किसी को दिखाई नहीं दिए। याद है ना, ऐसी कोई घड़ी पहनते थे अनिल कपूर मिस्टर इंडिया पिक्चर में जी। और गायब हो जाते थे। मुझे लगता है ऐसी कोई घड़ी उनके पास भी थी। वहां गए, इतने अधिकारी आए हुए थे मोदी साहब के, वहां पे मोदी जी की टीम पहुंची हुई थी रेड करने, किसी को पता नहीं चला। एक आदमी जाता है। राधिका जी, मैं मिस्टर इंडिया वाली बात भी मानता हूं। मैं कहता हूं कि ये गुड़ा साहब जो है ये सब बिल्कुल फ्रॉड बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, लेकिन सब कुछ सही है। अगर कुछ गड़बड़ नहीं थी तो डायरी फाड़ी क्यों, छीनी क्यों? अगर डायरी में कुछ नहीं था तो फाड़ क्यों दी डायरी उसी टाइम? पहली बात, अगर वो डायरी में कुछ था, अमीश जी, एक तरीका होता है, देश की संसद हो चाहे या कोई भी असेंबली हो, जहां पे अगर आपने कोई बात करनी है तो आपको अगर उसको पेश करना है, दिखाना है, तो आपको पहले बताना पड़ता है। तो ऐसे जाके आप नहीं कहते कि जी मैं ये कागज लेकर आया हूं, मैं ये लेकर आया हूं, मैं सही है, इस कागज में कुछ नहीं होगा। कागज आप भी ले आ रही है, कागज में कुछ नहीं होगा, लेकिन वो डायरी फाड़ी क्यों? अगर डायरी में कुछ रेगुलेशंस होते हैं। उन्होंने अगर कुछ दिखाना था, वो लिखित में मोदी कह रहे हैं लाल डायरी में काले कारनामे थे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं लाल डायरी में काले कारनामे थे। मैंने तो बता दिया। मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि हम गंगा जल की कसम झूठी खाते हैं। 10 सेकंड वो कह रहे हैं कि लाल डायरी में कुछ नहीं था, लेकिन राजेंद्र गुड़ा भी ऐसा लगता है अमिताभ बच्चन तब बन गए थे। नो ऑफेंसेस तो अमिताभ बच्चन, वो कह रहे शीशा तोड़ के मैं लाल डायरी निकाल के लाया, मुझे गहलोत जी ने भेजा था। राधिका खेड़ा का एक बड़ी बात है कि एक विधायक सदन के अंदर स्पीकर हलवा थोड़ी था। सबसे बड़ी बात है कि वे एक विधायक, एक मंत्री जिसको बर्खास्त कर दिया गया, वो सदन में पहुंच के स्पीकर के सामने डायरी दे रहा था और वहां पे उसको मार्शल्स ने गिरा के, मंत्रियों ने गिरा के डायरी छीन ली। इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा? विधानसभा की लाइव रिकॉर्डिंग होती है। हिम्मत है तो राधिका खेड़ा प्ले करवाए नेशनल टीवी पे। समय यहां पर इतनी इजाजत दे रहा है
और इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं राज्यसभा के सांसद, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा। सीधा राघव चड्ढा का हम रुख कर सकते हैं। राघव जी, आपका अभिनंदन है। काले कपड़े डालकर आप बैठे हुए हैं और आज संसद में भी काले कपड़े डाल के गए, बड़ा हंगामा मचा, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से लामबंद है, काले कपड़े डाल के पहुंचा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लाल डायरी और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, जहां तक लाल रंग का सवाल है, अगर आज किसी लाल चीज की चर्चा इस देश में होनी चाहिए तो लाल रंग का टमाटर की चर्चा होनी चाहिए, जिसका भाव आज आसमान छू रहा है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को लाल डायरी के बजाय लाल टमाटर के बारे में सोचना चाहिए, लाल डायरी और सदन के भीतर आकर जवाब देना चाहिए। ठीक है, लाल डायरी की बजाय लाल टमाटर पे बात करनी चाहिए। तो मैं ये बात पूछ लेता हूं आपसे, ये काले कपड़े क्यों? देखिए, आज संसद भवन के भीतर इंडिया समूह के तमाम सांसद काले वस्त्र पहनकर गए जी, और जब संसद भवन के भीतर हमें नहीं बोलने दिया जाता अमीश भाई, तो हमने एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक प्रकार का नया प्रोटेस्ट दर्ज कराया काले वस्त्र पहनकर, और प्रयास यही था कि इन काले वस्त्रों के जरिए सरकार तक मैसेज पहुंचाएं कि हमारी ओर देखो, हमारी बात सुनो, और हम मणिपुर के लोगों की आवाज उठाना चाहते हैं, हमें मौका दो। राज्यसभा के नेता सदन पीयूष गोयल ने कहा कि आजकल काले कौवे भी इन पर आकर्षित हो रहे हैं, और उन्होंने एक लाइन आगे और जोड़ी और कहा कि इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। काले कौवे और आपकी कहानी भी आजकल काफी फेमस हो रही है, हालांकि आपने एक ट्वीट भी किया फिर। जी, मैंने कल ट्वीट कर ये कहा था, जो मैंने आपके कल जो हमारी चर्चा हुई थी उस पर बताया था कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। जी, सुना था, आज देख लिया। खैर, आज बड़ी दुख का विषय तो आप अपने आप को मोती मान रहे हैं। नेता सदन पीयूष गोयल भी, मैं तो आज के दौर को कलयुग मान रहा हूं जी, ये तो कलयुग है। आपने नेता सदन के कथन की बात करी, तो मैं उस पर जवाब दे दूं। उन्होंने जरूर ये बात खड़े होकर कही कि आजकल तो विपक्ष के लोगों पर काले कौवे भी उनसे आकर्षित हो रहे हैं, उनमें ऐसा आकर्षण है कि काले कौवे उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। मैं उन्हें बता दूं कि सिर्फ काले कौवे नहीं, 135 करोड़ भारत की जनसंख्या, पूरी आबादी हम लोगों से आकर्षित है, हम लोगों को चाहती है, प्यार करती है, आशीर्वाद करती है, जिसमें सारी जनजातियां शामिल हैं। ये तो आपका दुर्भाग्य है कि आपकी ओर आजकल कोई नहीं देख रहा, हमारी ओर दुनिया देख रही है। और मैं पीयूष गोयल जी को कहना चाहूंगा कि हमारे वस्त्र काले होंगे, हमारा दिल काला नहीं है, दिल आप लोगों का काला है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बहुत तीखा प्रहार किया। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, दोनों आपके साथी हैं, एक मुख्यमंत्री हैं, एक राज्यसभा में आपके कलीग हैं, दोनों इस परिवारवाद के मुद्दे को बहुत ज्यादा उठाते रहे हैं। लेकिन अब इन परिवारवादी पार्टियों के साथ आप हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो ठाकरे हो। बताइए, क्या आपको लगता नहीं है कि आपका वोटर जिसको आपने एक अलग राजनीति ऑफर करी थी, वो क्या सोचेगा कि आप भी इनके साथ मिल गए? देखिए अमीश भाई, आज देश कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, एक निकम्मी सरकार है, निर्दयी सरकार है, जिसने पूरे देश में आज एक असुरक्षा का माहौल फैला दिया है। देश को बचाना है तो सबको साथ आना पड़ेगा। देश को महंगाई, बेरोजगारी से निजात दिलानी है तो साथ आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपनी तीसरी टर्म का भी ऐलान कर दिया और कहा है कि हम दुनिया में भारत को पहली 3 इकोनॉमी में शामिल कर देंगे अपनी तीसरी टर्म में, और ये मोदी की गारंटी है। क्या कहेंगे आप? अमीश भाई, आप बड़े विद्वान पत्रकार हैं, आप लंबे समय से राजनीति और अर्थशास्त्र से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर, देश के ज्वलंत मुद्दों पर बहस करते आए हैं जी। आप भी ये बात जानते हैं, मैं भी ये बात जानता हूं, देश के लोग भी ये बात जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन कब बनेगी और भारत दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कब बनेगी, वो तो एक फॉर्मूला निर्धारित करता है। हम सबको पता है कि 5 साल के भीतर भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बनेगा और भारत विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बनेगा। ये इनएविटेबल है, ये होना लाजमी है। इसमें किसी सरकार का कोई योगदान हो, किसी प्रधानमंत्री या मंत्री का कोई योगदान है, वो ऐसा नहीं है। उसका एक सेट फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले पे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है और बढ़ते बढ़ते
उसने थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन ही जाना है। तो इसमें ऐसा क्या चमत्कार राघव, ये भी सच्चाई है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव को आप स्टडी करते हैं, लेकिन यूके का क्या हाल है, यूरोपियन कंट्रीज का क्या हाल है, हमारे पड़ोस में पाकिस्तान का क्या हाल है, श्रीलंका का क्या हाल है, भूटान का क्या हाल है, अगर पड़ोस को ले लें, यूरोप ले लें, अमेरिका ले लें, हमने वहां पर इकोनॉमिक कंडीशंस देखी हैं। हमने यूके में इकोनॉमिक कंडीशंस देखी है जहां पे कई प्रधानमंत्रियों की नौकरी चली गई इस विषय को लेकर, लेकिन उस तूफान में हमारी कश्ती ठीक चल रही है। उस तूफान में हमारी कश्ती, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, डूब चुकी है। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए अपने लिए लक्ष्य वर्ष 2022 रखा था। आज 2022 में नहीं, 2027 या 28 में जाकर हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, और वो इसलिए बनेंगे क्योंकि सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा दिया है। मेरा फाइनल सवाल, क्या आपको लगता है कि लोकसभा में लिटमस टेस्ट होगा सोमवार को? 2 सवालों का मेरा जवाब दें। पहला, कि क्या अगर मणिपुर में कोई गैर भाजपा राजनीतिक दल की सरकार होती तो क्या अभी तक मणिपुर में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा होता? और मेरा दूसरा सवाल, मणिपुर में मात्र 2 लोकसभा सीटें आती हैं। अगर मणिपुर 2 लोकसभा सीटों का प्रदेश होने की बजाय बंगाल की तरह 40, बिहार की तरह 40 या यूपी की तरह 80 लोकसभा सीटों का प्रदेश होता, तो क्या प्रधानमंत्री जी मणिपुर में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते? बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात को रखा। थैंक यू सो मच राघव चड्ढा। और अब बात चुनावी सीजन में आपके साथ होते आ रहे खेल की। चुनाव जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज नई नई गारंटी स्कीम लाती हैं। हैरानी की बात यह है कि आज के इस दौर में जब एक पंखा भी गारंटी में नहीं मिलता, ऐसे वक्त में हमारे नेतागण सपने पूरे करने की गारंटी दिए जा रहे हैं। और आज मैं आपको गारंटी के कल, आज और कल के दौर में लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये ट्रेंड हाल फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। चुनाव जीतने का ये बड़ा हिट फॉर्मूला हो गया है जी। गरीबी हटाओ के नारे वाले दौर से जारी है। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर प्रचंड जीत तो हासिल कर ली, लेकिन गरीब और उनकी गरीबी हमेशा उनके साथ ही रही। इसके बाद 2013 से फ्री बिजली, फ्री पानी, बस में फ्री सवारी यानी फ्री वाली गारंटी स्कीम का दौर शुरू हुआ। अरविंद केजरीवाल इस फ्री वाली गारंटी के पोस्टर बॉय थे। उन्हें भी सफलता मिली, दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकारें बन गई। लेकिन आए दिन लोग फ्री बिजली और पानी के दावों को झूठा होने का आरोप लगाते हुए मिल जाते हैं। दिल्ली और पंजाब से आम आदमी पार्टी से ऑल आउट हुई कांग्रेस ने भी उनकी राह पकड़ ली। कांग्रेस को भी इसका फायदा हुआ क्योंकि कांग्रेस कर्नाटक जीत गई। लेकिन अब कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार यह कहकर सबको चौंका रहे हैं कि कोई भी उनसे राज्य का विकास की उम्मीद ना रखे, क्योंकि चुनाव के दौरान जो 5 गारंटियों का वादा कांग्रेस ने किया था, उन्हें उसके लिए पैसा रिजर्व में रखना है। अब सोचिए, कांग्रेस ने चुनाव के लिए तो ऐसे वादे किए जिसके लिए फंड की व्यवस्था थी ही नहीं, और अब उन वादों को पूरा करने की कीमत वोटर चुकाएंगे। और डीके शिव कुमार के मुताबिक इन 5 गारंटियों के वादे पूरे करने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का रिजर्व रखने होंगे। अब सोचिए, वादों का बोझ असलियत में किसके सिर पड़ रहा है। अब तक आपने गारंटी का कल और आज समझ लिया, अब मैं गारंटी के कल यानी फ्यूचर की बात आपको बताने जा रहा हूं। जहां एक तरफ जनता को लुभाने के लिए अजीबोगरीब वादे किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ वादे ऐसे भी हो रहे हैं जिससे देश का मान बढ़ेगा, दुनिया में हमारी धमक बढ़ेगी, धाक जमेगी, विश्व की महाशक्तियों में हमें सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। इस तरह की गारंटीज की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार की है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस गारंटी वाली स्कीम में कूद पड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी गारंटी दे रहे हैं कि चाहे मुश्किल कितनी भी आए, मैं भ्रष्टाचारियों को बख्शूंगा नहीं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने यह भी गारंटी दे दी है कि 2024 में फिर से उनकी वापसी होने वाली है। यानी सरकार बनी तो टॉप 3 अर्थव्यवस्था में भारत आ जाएगा। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है, और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी।
तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों, और ये मोदी की गारंटी है। गारंटी वाले इस दौर में आप कौन सा ऑफर लेना चाहते हैं, यह फैसला आपका है, यह निर्णय आपका है व्यूअर्स। आपको ही तय करना है कि कौन सी गारंटी आपके फायदे के लिए है और कौन सी गारंटी कल आपके लिए बोझ साबित होगी। विकास रुक जाएगा, डेवलपमेंट रुक जाएगी, देश श्रीलंका भी बन सकता है। तो गारंटी के कल, आज और कल में से आप किस दौर में जीना चाहते हैं, यह आपको तय करना है। इसलिए मैं कहता हूं सोचेगा जरूर, क्योंकि सोचना अगर बंद कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। इसलिए गारंटी वाले इस दौर में गारंटी कार्ड उसी का लीजिए जो फ्यूचर की गारंटी आपको दे सके। अदरवाइज नुकसान घातक है, परेशानी घातक है। फिलहाल आर पार के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार, शुभ